देहरादून के जीआरसी स्कूल को शैक्षिक और सांस्कृतिक मंच की सौगात कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया शिलान्यास। कहा कई आयोजनों के लिए होगा उपयोगी सिद्ध। देश की संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण की मांग। काशीपुर में कांग्रेस ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। अध्यादेश को शीघ्र लागू करवाने की मांग। पौड़ी पुलिस लाइन में नवनिर्मित जिम हॉल का उद्घाटन। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने जिम मशीन और फिटनेस उपकरण का किया निरीक्षण। क्वालिटी को भी किया चेक। लक्ष्मण झूला में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के प्रयास। बोतल नेक और संकरे मोड़ों की रिपोर्ट तैयार। पीडब्ल्यूडी से पुलिस ने किया पत्राचार शुरू। और उत्तरकाशी पुलिस ने नशा तस्करी गिरोह का सरगना दून से किया गिरफ्तार। अब तक गिरोह के 7 सदस्य जा चुके हैं जेल। पुलिस की कार्रवाई और जांच आगे भी जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिलाधिकारी जुट चुके हैं। जी हां, चारधाम यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने में जुटे डीएम सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह। डीएम और एसएसपी ने यात्रा से जुड़े तमाम विभागों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। ऋषिकेश और विकासनगर में यात्रा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की और इस बीच प्राथमिकताओं से पूरी हुई यात्रा व्यवस्थाएं, ऐसा निर्देश दिया जा रहा है। फंड की कमी के कारण व्यवस्था में न रहे कमी, जिला प्रशासन करेगा गैप फंडिंग। तो वही विभाग बताए अपनी रिक्वायरमेंट। यात्री वाहनों की फिटनेस के साथ ग्रीन कार्ड करे जारी। यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर होंगे डबल और ऐसे में रजिस्ट्रेशन में देरी के कारण श्रद्धालुओं को ना बितानी पड़े टूरिस्ट कैंप में रातें। विश्राम, टॉयलेट और खाने की करे संतुलित व्यवस्था। यात्री सुविधा के लिए ऋषिकेश में 30 और विकासनगर में लगेंगे 20 रजिस्ट्रेशन का काउंटर। वहीं राउंड द क्लॉक होगा यात्री रजिस्ट्रेशन, जहां पर ऑपरेटर और नेटवर्क की रहेगी प्रॉपर व्यवस्था। इसी के साथ डीएम ने कहा कि निर्देशों को बनाया जाएगा 163 बीएनएसएस में बाध्यकारी। देवभूमि में अतिथि देव भव की भावना से होगा तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत। और आगे बढ़ेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के बिलासपुर कांटली में जीआरसी जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में विद्यालय प्रबंधन और छात्र छात्राओं के उपयोग के लिए अपने पिता स्वर्गीय श्याम दत्त जोशी की स्मृति में निजी मत से शैक्षिक और सांस्कृतिक मंच का शिलान्यास किया। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये मंच विद्यार्थियों की सह पाठ्यक्रमीय गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ विद्यालय के विभिन्न आयोजनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने विद्यालय विकास को प्राथमिकता देने की बात कही और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। गौरतलब है कि बीते दिनों कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के तहत 55 लाख रुपए की लागत से जल्द ही विद्यालय भवन में कक्षा और कक्षों का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है। महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण शीघ्र दिए जाने के संबंध में महानगर महिला कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि बीते दिनों भारत सरकार की ओर से संसद में विधानसभा और लोकसभा में 33% महिला आरक्षण के विषय में अध्यादेश पास किया गया था, जिसका लाभ विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को प्राप्त होना है। लंबे समय के बाद भी अभी तक इस अध्यादेश को लागू नहीं किया गया है, जिसका लाभ देश की आधी से अधिक आबादी को अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है। काशीपुर महानगर महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पूजा सिंह ने आग्रह किया है कि उक्त अध्यादेश को यथाशीघ्र लागू करवाने का आदेश जारी करें, जिससे कि आगामी चुनाव में महिलाओं को उनकी भागीदारी के अनुसार आरक्षण प्राप्त हो सके। और अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर ट्रैफिक डायरेक्टर आईजी नारायण सिंह
नबचाल पहुंचे हरिद्वार, जहां चारधाम यात्रा कांवड़ मेला और 2027 कुंभ मेले को लेकर बैठक की। एसएसपी सहित जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रा, कांवड़ मेला और 2027 कुंभ मेला के लिए यातायात व्यवस्था की रूपरेखा को जांचा। आधुनिक तकनीकी बेहतर प्रबंधन कर नए यातायात प्लान बनाने को भी लेकर चर्चा की गई और इस बीच सुचारू ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए चिन्हित किए गए पार्किंगों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। हमारे अभी कुछ ही दिनों में हमारा चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और 2027 में जो प्रस्तावित कुंभ है उसके दृष्टिगत हरिद्वार पुलिस के साथ हमारी मीटिंग हुई है। तो उसमें जो हमारा चारधाम यात्रा और कुंभ में जो ट्रैफिक का हमारा आवागमन रहेगा विभिन्न हमारे जो रूट्स से, तो उसके संबंध में हमने स्थलीय निरीक्षण यहाँ की हमारी जो कोर कमेटी बनी हुई है तो उसके साथ मेरे निरीक्षण किया गया। तो उसमें हमने सारे जो रूट प्लान है हमारे कि कैसे ट्रैफिक और पब्लिक का फ्लो आएगा और उनके लिए स्थायी और अस्थायी जो पार्किंग्स होंगे और कैसे रूट्स को व्यवस्थित किया जाएगा, कहाँ पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर्स वगैरह जो लगेंगे, कहाँ हमारे मैन पावर डिप्लॉय होगा, तो उस संबंध में जो है पूरी विस्तृत चर्चा की गई है। और इसमें जो है जो एसएसपी हरिद्वार के द्वारा जो डिमांड्स करी गई है उस पर भी हमने अवलोकन किया, तो उसको हम पूरा कोशिश करेंगे। और वहीं एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने पुलिस लाइन पौड़ी में नवनिर्मित जिम हॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जिम में रखे गए आधुनिक जिम मशीन और फिटनेस उपकरण का निरीक्षण किया, साथ ही उनकी क्वालिटी को भी चेक किया। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने कहा कि जिम हॉल के खुलने से सभी पुलिसकर्मियों में काफी उत्साह है। इससे पुलिसकर्मी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। नियमित जिम करने से पुलिसकर्मी फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, साथ ही तनाव, चिंता और डिप्रेशन को कम करने की भी मदद मिलेगी। इसके अलावा नियमित जिम करने से पुलिसकर्मियों में ऊर्जा का स्तर भी बढ़ेगा और फिटनेस में भी सुधार होने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। नियमित जिम का या फिर व्यायाम करने से लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, जिससे बीमारियों का जोखिम भी कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि न केवल पुलिसकर्मी बल्कि आमजन भी कम शुल्क पर इस जिम का लाभ लेकर उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। वहीं भारत सरकार के फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत शारीरिक गतिविधियों और खेलों को शामिल करके स्वस्थ और फिट रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर रजिस्ट्री के आरोपों के चलते प्रशासन की टीम ने 6 विभागों के साथ हल्द्वानी के चौसला गांव पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान टीम ने चौसला में फॉर्म के गद्दों की एक फैक्ट्री में अनियमितता के चलते फैक्ट्री को सील कर दिया। ये कार्रवाई एसडीएम परितोष वर्मा, तहसीलदार और मुखानी थाना प्रभारी विजय मेहता के नेतृत्व में की गई। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि फैक्ट्री संचालकों की तरफ से आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी और जांच में कई अनियमितता पाई गई। इसके अलावा फैक्ट्री का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर स्थित था, जिसे 15 दिनों के अंदर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि चौसला में जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए जांच की है। एसडीएम ने कहा कि अवैध निर्माण और बिना अनुमति संचालित किए जा रहे व्यवसायों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आम जनता से भी अपील की गई है कि वे किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी प्रशासन को दे, ताकि समय रहते उचित कदम उठाया जा सके। शिकायत की गई थी और कल ये भी शिकायत की गई कि अवैध रूप से संचालित हो रही है। तो आज विभिन्न विभागों के साथ उसका संयुक्त निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि फैक्ट्री में कई अनुमतियां नहीं है और कुछ अनियमितताएं भी पाई गई, जिसको दृष्टिगत रखते हुए उस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। साथ ही एक दूसरी फैक्ट्री होने के संबंध में भी शिकायत की गई थी। उसके संबंध में जानकारी करने पर यह विदित हुआ कि विगत कई वर्षों से वो फैक्ट्री बंद है और उस पर कोई भी उत्पादन का कार्य नहीं चल रहा है। साथ ही मौके पे उस फैक्ट्री में ताला भी लगा था, जिस कारण एक फैक्ट्री जो है जो अवैध रूप से चल रही थी उसको सील कर दिया गया है और जो उसका अतिक्रमण वाला भाग है उसको 15 दिन का नोटिस पूर्व में ही प्रेषित किया। जो रेरा के संबंध में सूचना प्रेषित की गई थी जिलाधिकारी महोदय को, तो वो सूचना को जिलाधिकारी महोदय द्वारा सचिव रेरा को प्रेषित किया गया है और जिलाधिकारी महोदय द्वारा अग्रिम आदेशों तक का वो 2 खाते जिसमें कई क्रय विक्रय निरंतर जारी थे, उसमें क्रय विक्रय पर रोक लगा दी।
वहीं लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत गरुड़ चट्टी से बैराज पुल तक ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारने के प्रयास शुरू किए गए हैं। पुलिस ने ट्रैफिक स्पीड धीमी गति करने वाले बोतल नेक और राजसंकरी मोड़ों को ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा कारण माना है। इस समस्या को सीओ अनुज कुमार और थाना प्रभारी संतोष बैथवाल ने गरुड़ चट्टी से बैराज पुल तक सड़क का निरीक्षण कर देखा है। समस्या के समाधान को लेकर पुलिस ने लोक निर्माण विभाग डुगड्डा से संपर्क भी किया है। सीओ अनुज कुमार ने बताया है कि यदि बोतल नेक को खोल दिया जाए और संकरे मोड़ को खुला कर दिया जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था काफी हद तक सुचारू रूप से चलेगी। इसलिए लोक निर्माण विभाग दुगड्डा के अपराध अधिकारियों को पॉइंट टू पॉइंट बोतल नेक और संकरी मोड़ों की जानकारी दी गई है। विभागीय अधिकारियों से जल्द समस्या का समाधान करने के लिए पत्राचार भी किया जा रहा है। अधिकारियों ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि राज्य की सबसे बड़ी तीर्थाटन और पर्यटन की चारधाम यात्रा जल्द ही आरंभ होने वाली है। उससे पूर्व पौड़ी पुलिस की तरफ से चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। तैयारी में मुख्य रूप से पुलिस का फोकस ट्रैफिक पर बना हुआ है, क्योंकि यात्रा के दौरान पहाड़ से आने वाले वाहनों को गरुड़ चट्टी से बैराज होते हुए हरिद्वार की ओर भेजा जाता है। श्री गुरु राम राय अखाड़ा मातावाला बाग अंतर्राष्ट्रीय कोच और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्डी पवन शर्मा को श्री दरबार साहिब प्रबंधन और शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भावभीनी बधाई दी है। आपको बता दें कि पवन शर्मा 1990 के दशक में ब्रह्मलीन महंत इंद्रेश चरण दास महाराज की तरफ से उनको अखाड़े की जिम्मेदारी दी गई, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से निभाया और अब अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी दरबार साहिब को वापस सौंप दी है। दरबार साहिब प्रबंधन ने जोर देकर कहा है कि दरबार साहिब की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। मातावाला बाग श्री दरबार साहिब का था और रहेगा। वहीं श्री दरबार साहिब प्रबंधन समिति ने नए कुश्ती कोच जो कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बना सके और ओलंपिक गोल्ड जिता सके, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के पहलवान कोच की खोज शुरू कर दी गई है। वहीं मातावाला बाग में असामाजिक तत्वों के जबरन प्रवेश और अनैतिक गतिविधियों को देखते हुए कोर्ट ने धरना प्रदर्शन और नारेबाजी पर रोक लगा दी है। मैंने गुरु राम राय अखाड़े में जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं हमारे सबसे वक्त का ध्यान 96 केजी में वर्ल्ड कप खेला है अर्जुन अवार्डी है। शिल्पा शिरोर जो वर्ल्ड कप खेली है और वो लड़की खेली है और वर्ल्ड कप। उसके बाद शिल्पा शिरोर है और युगेश्वर दत्त 2001 में भोपाल में खेला, उसने भी रजत पदक दिया। अनेकों खिलाड़ी अनेकों पहलवान मैंने इसमें निकाले हैं, लेकिन युगेश्वर दत्त क्यों गया? अभाव होने के कारण। यहाँ अभाव था उस समय, बहुत से बच्चे अभाव होने के कारण चले गए। उसमें लवांशु शर्मा जो इंटरनेशनल पहलवान है, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उत्तराखंड सरकार से सम्मानित है। हम लोग उत्तराखंड सरकार से जितने भी मुख्यमंत्री हुए, जितने भी खेल मंत्री हुए, मैं उनसे सबसे सम्मानित हूँ। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबसे सम्मानित व्यक्ति हूँ। तो अब कुछ लोग यहाँ पे अखाड़े में आके उद्धव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं गंभीर बीमारी से ग्रस्त हूँ। ग्रस्त होने के कारण मैं अधिक समय नहीं दे पा रहा था और उसमें कुछ लोग बाहरी आ गए और उसको कब्जा करने की देर से काम कर रहे। उत्तरकाशी पुलिस नशे की तस्करी करने वाले बड़े गिरोह का लगातार पर्दाफाश करने में लगी हुई है। इस बड़े गिरोह के 6 तस्करों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है और जेल भी भेज चुकी है, जबकि 7वें और मुख्य सरगना को पुलिस ने राजधानी देहरादून से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। फिलहाल आरोपी को पूछताछ के बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। उत्तरकाशी एसपी सरिता डोभाल ने बताया कि नशा तस्कर सरगना की पहचान शहजाद के रूप में हुई है। वे खुद तस्करी नहीं करता, बल्कि पेडलरों के माध्यम से देहरादून में बैठकर नशे को पहाड़ों में बेचने का धंधा चलाता है। इसके अलावा वो देहरादून के तमाम बड़े कॉलेजों में भी नशा बेचकर छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का काम करता रहा है। पुलिस की जांच और अग्रिम कार्रवाई अभी भी जारी है और यदि किसी और तस्कर का नाम इस मामले में सामने आता है तो उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। आपको बताते चले कि उत्तरकाशी पुलिस लगातार नशा तस्करी पर जो है तस्करों पर कार्रवाई करने में लगी हुई है, तो वहीं पुलिस की इस कार्रवाई का परिणाम भी धरातल पर देखने को मिला है।
और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन को सार्थक करने में नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। ऐसे में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से 1 किलो 140 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दोनों महिला तस्करों को जेल भेज दिया है। बताते चले कि थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्रांतर्गत चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दून यूनिवर्सिटी रोड के पास से तस्कर परमेशा को 700 ग्राम अवैध गांजे और तस्कर काजल को रिस्पना पुल फ्लाईओवर के पास नीचे से 440 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। तो वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि जनपद देहरादून को नशा मुक्त बनाने को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर में जानलेवा साबित हो रहे आवारा सांडों से निजात दिलाने के लिए प्रयास पार्षद सुरेंद्र सिंह नेगी ने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद नगर निगम की टीम को शिवाजी नगर में सांडों को पकड़ने के लिए चलाया है, जहां पर बताते चले कि पहले दिन करीब आधा दर्जन सांडों को पकड़कर देहरादून की एक गौशाला में भेजा गया है। पार्षद सुरेंद्र सिंह नेगी के इस प्रयास से लोगों में थोड़ी उम्मीद जगी है। क्षेत्र में अब आवारा सांड शायद दिखाई नहीं देंगे। पार्षद सुरेंद्र सिंह नेगी ने बताया है कि 2 दिन पहले क्षेत्र में एक आवारा सांड ने बुजुर्गों को सींग से हवा में उछालकर घायल कर दिया, जो जिंदगी और मौत के बीच एम्स में जंग लड़ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार आवारा सांड इंसानों पर हमला कर चुके हैं। एक के बाद एक लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए उन्होंने सांडों को देहरादून की गौशाला में शिफ्ट करने का प्रयास शुरू किया है। पार्षद ने बताया कि नगर निगम को पूरे शहर से आवारा सांडों को पकड़कर शिफ्ट करने की बेहद ज्यादा जरूरत है, तभी शहर में इंसानों की जान सांडों के कहर से बच पाएगी। और वहीं ऋषिकेश में अवैध निर्माण को लेकर अब उच्च न्यायालय सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि अवैध निर्माण को लेकर दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश का कड़ा रुख सामने आ रहा है। दरअसल एमजीडीए के बिना मानचित्र स्वीकृत हो रहे निर्माण कार्यों पर प्राधिकरण को लगाई फटकार। एमजीडीए में जो है स्वीकृत मानचित्र के विपरीत हो रहे निर्माण कार्यों का न करे कंपाउंड, तो वहीं मानचित्र से स्वीकृत निर्माण कराना एमजीडीए की जिम्मेदारी। अवैध निर्माण को रोकने के लिए सुनवाई का जिम्मा संभालेंगे सचिव मोहन सिंह बर्निया। नियमों का पालन कराने में ईमानदार और कठोर अधिकारी हैं मोहन सिंह बर्निया। और ऐसे में ऋषिकेश में बन रहे अवैध फ्लैटों को रोकने के लिए एमजीडीए की पैनी नजर है। कई बिल्डर एमजीडीए के नियमों की उड़ा रहे धज्जियां। अवैध निर्माण पर उच्च न्यायालय के सख्त रवैये के बाद एमजीडीए अलर्ट मोड पर है। वहीं ऋषिकेश में अवैध निर्माण को रोकने के लिए दिख सकती है बड़ी कार्रवाइयां। वहीं वीसी तिवारी और सचिव मोहन सिंह के सहायक अभियंता शशांक को कड़े निर्देश दिए गए। एमजीडीए के नियमों का सख्ती से पालन कराएं और ऐसे में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें। किसी भी प्रकार का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए अवैध निर्माण जो कि लगातार चर्चा में बना हुआ था और ऐसे में अब उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख कर लिया है। इस पर एमजीडीए की अगर हम बात कर ले या स्थानीय प्रशासन की बात कर ले, उनका क्या कहना है? क्या उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है? अपना गलती तो खैर क्या स्वीकार करनी का, हम सबसे बड़ी बात है कि इस पे लेकर एक याचिका दायर हुई है। ऋषिकेश निवासी ने एक याचिका दायर की थी वहां पर, और उसके बाद हमने देखा जो डबल बेंच है मुख्य न्यायाधीश हैं वो कहीं ना कहीं कड़े रुख पे यहाँ पर कड़े रुख पे अख्तियार नजर करते हुए आए, और उन्होंने स्पष्ट रूप से जो उन्होंने याचिका के सुनवाई के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा कि अवैध निर्माणों पे लगाम लगनी चाहिए, अधिकारी कार्रवाई करें। और ऐसी चीजें भी हैं कि जब यहाँ पर निर्माण हो जाते हैं उसके बाद कंपाउंड कराते हैं, ये कौन सी प्रक्रिया है? पहले नक्शा पास होना चाहिए एमडीडीए से, नक्शे के अनुसार यहाँ पर काम करना चाहिए लोगों को, और नक्शे के बाद थोड़ा बहुत तो कंपाउंड हो जाए। यहाँ तो लोग नक्शा पास नहीं करा रहे, बना लिया और कंपाउंड बाद में हो रहा है। उन्होंने कहा ये कौन सी प्रक्रिया है? इससे कहीं ना कहीं एमडीडीए के नियम भी
का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया, उन्होंने कहा एमडीडी का नियम, अपने जो प्राधिकरण के नियम है उसका सख्ती से पालन करे, किसी दबाव में ना आए। और सबसे बड़ी बात है, जो चाहे वो एनजीटी के नियम हो चाहे वो एमडीडी के नियम हो, उसका सख्ती से पालन करा जाए। इससे अगर ना पालन करने से पर्यावरण सुरक्षा भी खतरा रहता है, एनजीटी के नियमों की भी धज्जियां उड़ती हैं, और भी जो शहर का एक मास्टर प्लान टाइप का होता है, सुंदर शहर जो बनाना है हमने, और वैसे भी ऋषिकेश एक बहुत पर्यटन नगरी है, तो उस हिसाब से विशेष ध्यान देते हुए यहाँ नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। और जो एमडीडी का जो मानचित्र पास कराता है जो भी बिल्डर, उसके अनुसार किया जाना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता है कड़ी कार्रवाई की जाए। और जैसे ही ये मामला वहां से निकल के आया माननीय उच्च न्यायालय से, तो हम देख रहे थे जो बंशीधर हैं, डीसी हैं, वो भी लगातार सख्त रहते हैं। सचिव एमडीडी जो मोहन सिंह बनिया, वो लगातार पूरे नियमों कड़ाई से पालन करते हैं। और हम देख भी रहे हैं कि उन्होंने आदेश भी दिया, उन्होंने कहा इन नियमों का जो हमारे प्राधिकरण है उसके नियमों को सख्ती से पालन किया जाए। और अब ये भी आया है कि जो मोहन सिंह बनिया सचिव हैं, पहले वो काफी यहाँ पर सुनवाई करते थे ऋषिकेश में जितने भी मामले होते थे, अब फिर उनको ये जिम्मेदारी दी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं इन चीजों पे लगाम लगेगी। जो लोग नियमों का नहीं पालन कर रहे हैं वहां पर, उनके खिलाफ फिर कार्रवाइयां भी होगी। इसलिए अब यही पता चला है कि मोहन सिंह बने सेक्रेटरी हैं, ईमानदार छवि के हैं, कड़क आदमी है, वो अब कहीं ना कहीं जब यहाँ की सुनवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग इधर उधर के जो नियमों का पालन नहीं करते, तो सख्ती से वो नियम भी पालन होगा और एमडीडी विभाग भी लगातार कड़ी कार्रवाई उन पर करेगा। बिल्कुल। अब इस फैसले के बाद से जो स्थानीय लोग हैं या फिर यूं कहें जो प्रभावित व्यापारी है, उनका क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? इसमें कोई व्यापार प्रभावित नहीं है, इसमें कोई व्यापार से लेन-देन है। इसमें सबसे बड़ी बात है चीटिंग जो करते हैं लोग, जो बिल्डर्स लोग चीटिंग करते हैं। जो एमडीडी के नियम अगर देखा जाए तो बड़े सुंदर होते हैं। आपने इस अनुसार आपने अपनी बिल्डिंग तैयार करानी, फ्लैट बनाने हैं तो व्यवसायिक नक्शा पास कराना है, उसमें आपने इतना एरिया छोड़ना है, इतनी ग्रीनरी रखनी है, ऐसे सिस्टम बनाना है। पर लोग नहीं करते वो चीजें, जो उसके नियमों का पालन नहीं करते। नक्शा पास करा लिया और सारा सेटबैक नहीं छोड़ा, कोई व्यवस्थाएं नहीं छोड़ी, कोई ग्रीन नहीं लगाई, पेड़ नहीं लगाया, कोई पौधा नहीं लगाया, सिर्फ यही चीजें कर दी है। तो उससे कहीं ना कहीं प्रभावित चीजें जो हो रही हैं, जब चीजें प्रभावित हो रही हैं तो मामला न्यायालय में पहुंचा। और मैंने कहा ये तो एक शुरुआत है। हम देख रहे समय समय पर लोगों ने जब विभाग द्वारा कार्रवाइयां नहीं की गई तो लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए, और उसके बाद कहीं ना कहीं विभाग अलर्ट मोड पे आया। और वही हम देख रहे हैं ये स्थिति रहेगी तो अभी कहीं हम देख रहे हैं कि कहीं और मामलों में भी लोग माननीय उच्च न्यायालय जा सकते हैं जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए एमडीडी भी अलर्ट मोड पे है। जो ऋषिकेश के सार्वजनिकता है शशांक, वो भी लगातार अब इस चीज को देख रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में अब नियमों का पालन कराने के लिए विभाग द्वारा सख्त की कार्रवाई की जाएगी, और जो नियम पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल। क्या ये पहला ऐसा मामला है जिस पर न्यायालय इतनी सख्ती दिखा रही है, या फिर ऐसे भी आदेश पहले भी दिए जा चुके हैं न्यायालय की तरफ से? मैंने कहा ना, समय समय पर जब चीजें बढ़ जाती हैं तो लोग माननीय जनहित याचिका दायर करते हैं। अभी कुछ अगर हम 1 साल पहले की बात करें, विस्थापित कॉलोनी है यहाँ पर, वहां पर भी मॉनिटेशन नहीं है, नक्शे पास नहीं होते, वहां कई मंजिला इमारतें लोगों ने बना दी है, बाहर के लोग आ गए, यहाँ के लोग आ गए। वहां की एक समिति ने डाली थी, उसके बाद करीब 50 से 60 बिल्डिंगें, अवैध बिल्डिंगों को वहां पर सील किया गया था। उससे भी काफी फर्क पड़ता है। लेकिन फिर वो धीरे धीरे चीजें जब होती हैं, फिर लोग जब थोड़ी सी ढिलाई हो जाती है विभाग के द्वारा, फिर वो बिल्डर्स लोग जो है फिर वो कहीं ना कहीं नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं और अपनी मनमाजी करने शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर लोग कहीं ना कहीं जब देखते हैं कुछ ज्यादती हो गई है तो लोग फिर न्यायालय में जाते हैं। उसके बाद फिर अब फिर मामला न्यायालय में गया है तो उसके बाद कड़ाई भी हुई। अभी तो सुनवाई हुई, अभी 5 तारीख को इसकी फिर सुनवाई होनी है। इस पे क्या कुछ एमडीडी द्वारा वहां पर जवाब दाखिल किया जाता है, उसके बाद क्या बड़ी कार्रवाइयां होती हैं, ये देखना होगा। पर कुल मिला के कहें, अब जो माननीय उच्च न्यायालय है वो काफी सख्त है। उसका कहना है कि एक तो ऋषिकेश की सुंदरता, विश्व पर्यटन नगर यहाँ पर आता है, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आ जाते हैं। उसकी महत्व को देखते हुए, उसकी सुंदरता को, पर्यावरण दूषित ना रहे, सब चीज को देखते हुए सुंदर शहर की परिकल्पना की चाहिए और जो नियम है एमडीडी के उसका पूरी रूप से अनुपालन कराना चाहिए। बिल्कुल। ऋषिकेश में देखिए आए दिन ऐसे अवैध निर्माण से संबंधित तमाम जो है खबरें सामने आ रही थी। ऐसे में सवाल ये भी उठ जाता है कि क्या इस फैसले का जो असर है वो सिर्फ ऋषिकेश तक सीमित है, या फिर अन्य शहरों में भी जो प्रशासन है वो दबाव महसूस करेगा, दबाव पड़ेगा उन पर?
लगातार कार्रवाई जारी रहती है, पर हम देखते हैं ऋषिकेश एक बहुत सेंसिटिव इलाका है, वहां चीज ज्यादा दिखाई देती है और वहां के मामले भी हम देखते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में ज्यादा जाते हैं। जब ऋषिकेश का मामला उच्च न्यायालय में जाएगा और वहीं के लिए कोई याचिका दायर होगी तो वहीं के लिए डिसीजन आते हैं और भी माननीय न्यायालय और चीजों को भी उसमें देखते हुए समायोजित करके कहता है कि नहीं, जब विभाग पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि उसका नियम कानून बनाए गए हैं तो उसका अनुपालन होना चाहिए, जिससे एक अच्छा मैसेज जाता है। क्योंकि ये बार बार इस प्रकार की जो अवैध निर्माण की चीजें आती हैं इस पर रोक लगनी चाहिए और अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पर रोक लगाई जाए। मैंने कहा ना, इसकी अगली डेट जो है 5 अप्रैल की है, कल की है, उसमें देखें आगे क्या सुनवाई होती है और क्या जवाब एमडी के द्वारा दिया जाता है। इस फैसले के बाद से जो अवैध निर्माण है, जो बिल्डर हैं, उन पर क्या कुछ असर पड़ रहा है, उनका क्या कुछ रुख है इस वक्त? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना, जो चोरी करता है वो छुपने की कोशिश करता है और ऋषिकेश में ये चीजें बहुत हैं। जब ऐसे मामले आते हैं तो इधर उधर उसको काम रोक देते हैं, चोरी छिपे कर लेते हैं, ये करते हैं। तो ये क्योंकि जब मामले न्यायालय में जाता है तो उसके फिर अनुपालन विभाग को भी करना पड़ता है और सरकार को भी करना पड़ता है। जब फिर वही अब देखते हैं कि जब मामला फिर गर्म हो गया तो उसको शांत करने के लिए कुछ दिन अपना काम बंद कर देते हैं, कुछ इधर उधर घुमा लेते हैं, कुछ ऐसी इस प्रकार की चीजें करते हैं ताकि जब ये मामला शांत हो फिर कहीं ना कहीं वो उसको अपने कामों में लग जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।